हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे थे वेक्टर और वेक्टर में अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने ये जाना था कल पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि वेक्टर जो होता है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट आता है। एक में वेक्टर आता है, दूसरे रिजल्ट में स्केलर आता है। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर रिजल्ट आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और दूसरा, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर अगर आया तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर जो है 11th और 12 दोनों में इम्पोर्टेंट है, इसलिए नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वेक्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर सीखे बिना आप 11th 12th का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं फिजिक्स के पढ़ने के बारे में। तो इसलिए बोल रहा हूँ वेक्टर ज़रूर अच्छे से पढ़िए। अच्छी सी बुक DC पांडे या फिर SC वर्मा बहुत ही अच्छी बुक है, उस बुक से आप उस बुक से क्वेश्चंस लगाइए और प्रीवियस ईयर वाले बुक से भी क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा। इसमें प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट तो खत्म कर चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जो अभी डिटेल में क्लियर करेंगे। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, सारे फॉर्मूलेज को देखेंगे और हर फॉर्मूलेज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है आए हुए प्रीवियस ईयर्स में या फिर जो अच्छी बुक में DC पांडे बुक में, मैं यहाँ पर DC पांडे बुक यूज़ करता हूँ, आप भी DC पांडे बुक प्रेफर कीजिए। नीट और जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल नीट और जेईई मेंस के तैयारी करवाने आया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने आया हूँ। तो अपना नोट्स खुद बनाइए, आपके लिए बेस्ट होता है। अपना बनाया गया नोट्स सबसे अच्छा नोट्स होता है, तो इसलिए अपना नोट्स बनाइए। और चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आज पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, या तो स्केलर आता है या तो वेक्टर आता है। तो जब स्केलर आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जब वेक्टर आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आखिर वेक्टर प्रोडक्ट ये क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे मानते हैं ये एक वेक्टर होगा, ये दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर मान लेते हैं कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ऐसा मान लिए, ठीक है। अब इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू, इन दोनों का, जब ये दोनों वेक्टर है, जब ये दोनों वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर आता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए वेक्टर A को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर B में तो आता है एक वेक्टर C, एक वेक्टर ही आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको इस क्रॉस से, क्रॉस प्रोडक्ट को इस क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू एक वेक्टर आया है वेक्टर C। अब देखिए वेक्टर C में क्या है, जब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आया वेक्टर, तो वेक्टर जब आया तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से क्या आता है, क्रॉस का निशान ऐसे दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा एक सवाल कि आखिर ये तो C वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर है, C एक वेक्टर है। तो C जब एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड आता था, डायरेक्शन नहीं आता था, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर रिजल्ट आता था, उसका रिजल्ट एक स्केलर आता था। लेकिन यहाँ पर वेक्टर है, इसका रिजल्ट वेक्टर आया है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड, पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये C जो वेक्टर आया है ये A क्रॉस B क्या हो गया, एक नया वेक्टर बन गया। A क्रॉस B ये पूरा एक नया वेक्टर बन गया, जिसको हम कह देते हैं वेक्टर C, कह रहे हैं यहाँ पर वेक्टर C। तो A क्रॉस B एक नया वेक्टर बन गया है। इस पूरे वेक्टर को हम वेक्टर C के नाम दे देते हैं। तो वेक्टर C का हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वेक्टर C का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर C का जो मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ C, मॉड ऑफ वेक्टर C
मॉड ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है आखिर, इसका क्या वैल्यू होता है? तो देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसका वैल्यू ये आता है, ये याद रखिएगा, बस याद रखने वाली चीज़ है ये कि ए क्रॉस बी करते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है। जैसे ए डॉट बी करते थे तो एक स्केलर बनता था, एक स्केलर क्वांटिटी वैल्यू आता था। लेकिन इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, वेक्टर आया तभी तो इसको हम कह रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो एक नया वेक्टर आया जिसको हमने कहा दिया वेक्टर सी। अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड देखा तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ सी किसके बराबर होगा, तो ये पूरा ही तो यही तो सी है, तो ये पूरा क्या होगा, मॉड के अंदर चला जाएगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, या फिर इसको हम लिख देते हैं ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा भी इसको आसानी से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। एग्जाम्पल टॉर्क, टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक फोर्स जैसा ही होता है, फोर्स जैसा ही होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव कराने के लिए उस पर फोर्स लगाया जाता है, उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रेस्ट में है तो उसको घुमाने के लिए जो फोर्स लगेगा, इस तरह से जो घुमाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो किसी चीज़ को घुमाने के लिए टॉर्क का जरूरत पड़ता है, टॉर्क की आवश्यकता होती है, और किसी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे अगर इसको हमें मूव करना है यहाँ से, तो यहाँ से फोर्स लगाना होगा तब ये मूव करेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को एक सेंटर के अलोंग, एक सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसको अगर रोटेट कराना है, इसको रोटेट कराना है तो वहाँ पर टॉर्क रहेगा। एक सेंटर ऑफ एक्सिस इसको ले लें और उसके बाद इसको एक्सिस के अलोंग रोटेट कराना है, तो ये रोटेट करने के लिए टॉर्क का आवश्यकता होता है, टॉर्क का जरूरत पड़ता है, ठीक है। टॉर्क अच्छे से समझ चुके होंगे किसे कहते हैं। टॉर्क का वैल्यू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखते हैं एफ क्रॉस एफ डॉट क्रॉस डी। एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर क्रॉस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है टॉर्क। टॉर्क भी एक वेक्टर होता है, टॉर्क भी क्या होता है, टॉर्क भी एक वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो एक वेक्टर आया है। अगर कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आया तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये तो जान चुके हैं। तो एफ क्रॉस डी, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा। इसको मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए। वेक्टर सी जो आया है इसमें देखिए, वेक्टर सी, इस वेक्टर सी में क्या होगा, दो चीज़ होगा, या इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा इसका। तो वेक्टर सी जो आया है इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, तभी तो ये वेक्टर बना है। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपल सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था ए बी कॉस थीटा, तो उसमें कोई झंझट नहीं था। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी लाना है, तो डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो देखते हैं ज़रा सा। पहले एक बात समझ लीजिए कि जो साइन थीटा होता है उसमें थीटा क्या है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला छोटा एंगल है, छोटा एंगल, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूँ स्मॉलेस्ट एंगल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला जो भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होगा थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच देखिए दो एंगल बन रहा होगा, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल जो है वो ये बन रहा है।
ठीक है, तो कौन सा एंगल लेंगे? सबसे छोटा वाला एंगल लेंगे। इस बात को लिख लीजिए जरा, वेयर थीटा इज टेकन a smaller of two angle। थीटा क्या होगा? थीटा जो होगा दोनों एंगल में से सबसे छोटा वाला एंगल लेना होगा। वेयर थीटा इज टेकन अ स्मॉलर ऑफ टू एंगल, दोनों एंगल का जो सबसे छोटा एंगल होगा उस एंगल को थीटा लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे? ये जो एंगल है ना, इस एंगल को थीटा लेंगे और इस एंगल को हम नहीं थीटा मान लेंगे। ये नहीं मान लीजिए ये 60 डिग्री है। अगर ये एंगल जो है मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा इधर का एंगल 300 डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। तो हम ए क्रॉस बी जब करेंगे, अब ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो आता है ए बी साइन 60 आएगा। क्या आएगा? ए बी साइन 60 डिग्री आएगा, ना कि 300 डिग्री होगा। 300 डिग्री कभी नहीं होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि स्मॉलर एंगल लेते हैं। तो इसको ज़रा नोट कीजिए। उसके बाद डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। क्योंकि वेक्टर आया है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड तो हम देख चुके हैं, ए बी साइन थीटा होता है, जिसको ए बी साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ पर थीटा क्या होता है? थीटा इज टेकन अ स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, दोनों एंगल में से सबसे छोटा वाला एंगल को लेते हैं थीटा। और ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। इसको मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर भी लिख सकते हैं। IC का वैल्यू आया है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर फिजिक्स में इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिया जाता है जनरली, F डॉट वेक्टर इस तरह से लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर R से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये लिया जाता है जनरली। और इसका जो वैल्यू होता है FR साइन थीटा होता है। तो इसको भी ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि थीटा दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाएगा थीटा। वेयर थीटा इज टेकन स्मॉलर ऑफ टू एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर, इसको बाद में नोट करवा दूंगा, पहले इसको नोट कीजिए। पहले इसको हो गया नोट किया आपने? नोट कीजिए अच्छे से। ओके, अब मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे है। ये दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, आपने किया ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपने किया, तो एक रिजल्ट जो आया आपने उसका नाम सी दे दिया। ठीक है, ये ए क्रॉस बी क्या है? एक नया वेक्टर बन चुका है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ये वेक्टर क्या हो चुका है? एक नया वेक्टर बन चुका है। उस वेक्टर को हमने नाम सी दे दिया। यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर सी नाम दे दिया। इस सी का तो मैग्नीट्यूड देख चुके हैं कि सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा होगा। थीटा जहाँ पर छोटे वाले एंगल लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाले छोटे एंगल को लेंगे थीटा। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को बढ़िया से। वेयर थीटा इज टेकन a smaller of two angle angles between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या होगा? दोनों वेक्टर के बीच जो सबसे छोटा एंगल बनेगा उसको लेंगे थीटा साइन थीटा में। अब डायरेक्शन इसका देखते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन के लिए एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं वेक्टर सी के डायरेक्शन को पता करने के लिए। वेक्टर सी के डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल पकड़ते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो वेक्टर सी आया ये दोनों को वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए का भी पैरेलल परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होता है। जो वेक्टर आया है वो वेक्टर सी जो आया है वो वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर होगा एंड ये होता है वेक्टर सी जो नया वेक्टर आया, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर आया वेक्टर सी वो वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होगा। अब कैसे होता है तो वो राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने जो हथेली है, राइट हैंड जो है आपका, आपका जो राइट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड नहीं ले लीजिएगा, राइट हैंड लीजिएगा हमेशा। आई होप आप लोग जानते होंगे राइट हैंड क्या होता है, कौन सा होता है। अपने राइट हैंड को ऐसे इस तरह से रखना है वेक्टर ए पर इस तरह से अपने राइट हैंड को रखना है और वेक्टर बी के तरफ अपने सारे फिंगर्स को कर्ल करना है। अपने सारे फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ कर्ल करना है। तो वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ कर्ल करने पर थंब का जो पॉइंट आएगा, आपका थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वो हो जाएगा वेक्टर सी का डायरेक्शन। अब जैसे वेक्टर ए मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर इस तरह से है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर में डायरेक्शन वेक्टर सी जो आएगा नया वेक्टर, उसका डायरेक्शन किधर होगा तो देखिए वेक्टर ए पर एक अपने हथेली को रखना है, अपने हैंड को रखना है राइट हैंड को, और उसके बाद अपने सारे फिंगर्स को कर्ल करना है वेक्टर बी के तरफ। इस तरह से वेक्टर बी के तरफ कर्ल करने पर थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वो हो जाएगा आपका वेक्टर सी का डायरेक्शन। थंब कहाँ हो गया, वेक्टर सी का डायरेक्शन कहाँ हो गया, इधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। तो इन दोनों के ऊपर की ओर होगा वेक्टर सी का डायरेक्शन। ये हो जाएगा वेक्टर सी, ये हो जाएगा वेक्टर सी। अब ये वेक्टर सी जो है वो वेक्टर बी से ही परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए से ही परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। पहले इसको नोट कीजिए, हो गया, ओके। पहले तो क्या करना है, वेक्टर ए पर रखना है, वेक्टर बी के तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल। दो वेक्टर को पहले टेल टू टेल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद दूसरा दोनों वेक्टर्स के जहाँ पर दोनों वेक्टर ज्वाइंट हुआ है उस पॉइंट पर अपने हथेली को रखना है और अपने फिंगर को कर्ल करना है वेक्टर बी के तरफ वेक्टर ए से। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगा। अब जैसे ऐसे है, ये जो वेक्टर जो है वो ऐसे वेक्टर है, इस तरह से ऐसे दिया गया है, इस तरह से है। तो इस तरह से जब वेक्टर होगा तो यहाँ पर जब रखिएगा अपना राइट हैंड और बी के तरफ कर्ल कीजिएगा तो कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा कि नहीं, थंब इसके ऊपर डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ऊपर की ओर वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। पहले अपने राइट हैंड को डाइन जॉइनिंग पर रखिएगा, उसके बाद कर्ल करना है। अपने राइट हैंड को रखने के बाद अपने सारे फिंगर्स को कर्ल करना है वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर। तब क्या होगा, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
दैट इज वेक्टर सी। यानी कि पहले तो अपना फिंगर को रखना, अपने राइट हैंड को रखना है वेक्टर ए पर, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपने उंगली को, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपका जो थंब होगा वो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के डायरेक्शन दे देगा। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा होता है। इसको नोट कीजिए। हो गया? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। ओके। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये इतना मैग्नीट्यूड कहलाया। और ये क्या देता है? ये डायरेक्शन देता है। ये क्या देता है? डायरेक्शन। ये एन कैप इसको कहते हैं, ये डायरेक्शन देता है। एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। एन कैप है क्या? एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है। इट इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। इट इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है और एन कैप जो है डायरेक्शन को देता है। तो ये पूरा एक वेक्टर बन चुका है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ चुका है, तो एक पूरा वेक्टर बन चुका है। तो देखिए ज़रा, जैसे कि वेक्टर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये था। और वेक्टर सी कहाँ गया था? यहाँ से ऐसे, क्योंकि वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ कर्ल कीजिए अपने थंब को, तो ये वेक्टर ए जो वेक्टर सी का वैल्यू आएगा वो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस तरह से है। तो जब इस तरह से वेक्टर है तो यहाँ से रख कर कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है ना? तो अब मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखिएगा कैसे? ये टोटल वेक्टर सी जो आया, वेक्टर सी का वैल्यू कैसे लिखिएगा? ये तो आप नहीं लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा इंटू राइट हैंड थंब रूल, नहीं ना लिख सकते हैं। तो इसको एक यूनिट वेक्टर इसके लिए इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया जाता है। इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया जाता है जिसको एन कहा जाता है, एन कैप, जिसका नाम एन कैप दे दिया जाता है। ये क्या है? वेक्टर सी के डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन को देता है। तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये कंप्लीट एक वेक्टर हो गया। अब ये पूरा एक वेक्टर हो गया कंप्लीट। ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, दोनों को जब क्रॉस किया तो ये एक अलग वेक्टर बन गया, ये कंप्लीट एक वेक्टर बन गया, जिसमें एन कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर सी के डायरेक्शन में ही होता है। वेक्टर सी के डायरेक्शन को पता कैसे करते हैं? तो वेक्टर ए से जिसका क्रॉस किया हुआ है उधर से जिसके द्वारा क्रॉस किया, जैसे वेक्टर ए का वेक्टर बी से क्रॉस किया है तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो थंब जिस पॉइंट देगा, थंब जिधर पॉइंट देगा, ऐसे थंब ऊपर की ओर पॉइंट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर सी का डायरेक्शन हो जाएगा, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के वैल्यू होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के वैल्यू का जो डायरेक्शन है, वेक्टर जो वेक्टर नया वेक्टर बना है उसका डायरेक्शन देगा ये। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? फाइंड ए क्रॉस बी
इस क्वेश्चन में जरा ए क्रॉस बी को फाइंड कीजिए कितना आता है। ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आता है जरा देखिए। ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 60, क्योंकि छोटा वाला एंगल लेंगे तो साइन 60। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एन वेक्टर से। एन वेक्टर क्या होता है, तो जो वेक्टर रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट वेक्टर आएगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर के तरफ ही क्या ले लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। उस रिजल्टेंट वेक्टर के तरफ ही एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जिसको हम एन कैप से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालिए क्या होगा वैल्यू। ए बराबर कितना है 3 इंटू बी बराबर कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। एन कैप का जो वैल्यू आएगा, एन कैप के बराबर लिखना होगा। यहाँ पर अभी एन कैप लिख देते हैं। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जिस तरफ आएगा उसी के तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लेना है। एन कैप का मतलब यही हुआ। तो कितना हुआ 15√3/4। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स और वाई प्लेन में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक्स और वाई प्लेन में है। ये एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई प्लेन में है। तो जब एक्स वाई प्लेन से वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस के तरफ आ रहा है। जैसे वेक्टर एक्स ऐसे, वाई एक्स से है, एक्स ऐसे है, तो जेड ऐसे होगा कि नहीं होगा, जेड बाहर निकलता हुआ होगा। तो जब वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाएंगे तो जेड एक्सिस कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो इसका वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आएगा तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा, यानी कि इसके तरफ बाहर निकलता हुआ आएगा। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप के डायरेक्शन में। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू 15√3/4 के कैप हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन किधर है, एन कैप के जगह पर के कैप लिखे हैं। एन कैप ऐसा ही नाम दे दिया गया है। एन कैप जिधर डायरेक्शन होगा उधर उसका यूनिट वेक्टर लगाना होगा। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है तो के कैप लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल जब करते हैं तो थंब पॉइंट करता है वेक्टर जेड एक्सिस के तरफ। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो इसलिए ये पूरा टर्म्स के कैप हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आया ए क्रॉस बी का। नोट कीजिए, इसको हो गया, नोट कीजिए, हो गया, ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिए, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री मतलब क्या है, ये कौन सा केस है, पैरेलल वाला केस है। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक दूसरे का पैरेलल है। तो इस कंडीशन में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो याद रखिएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो वैल्यू 0 आएगा। जब दो वेक्टर पैरेलल हो चाहे जितना भी वैल्यू हो वो वैल्यू 0 ही आएगा। ए या बी का जितना भी वैल्यू दिया गया हो, साइन 0 मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो पूरा 0 कर देगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। दूसरा स्पेशल केस है
कि थीटा इक्वल टू अगर 180 हो गया तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 हो गया तो ए क्रॉस बी क्या वैल्यू आएगा, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होगा 180 साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वे भी 0 होता है। तो इस कंडीशन में भी 0 होगा। ये कौन सा कंडीशन है, 180 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब वेक्टर ए इधर की ओर है, वेक्टर बी इधर की ओर है। ये कौन सा एंटी पैरेलल है, इसको एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। और ये कैसा है, ये पैरेलल वेक्टर है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर था। दो केस याद रखिएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये याद रखिएगा बस। क्योंकि पैरेलल के केस में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, साइन 0 0 हो जाएगा तो पूरा 0 कर देगा। एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री भी 0 होता है तो पूरा का 0 कर देगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। तीसरा केस जरा देखिए, जब थीटा जो है 90 डिग्री अगर है तो मतलब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बना है। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब करेंगे तो आएगा ए बी साइन 90, साइन 90 डिग्री आएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू ए बी, तो ए बी ही रह जाएगा, ए बी ही रह जाएगा। और ये वेक्टर क्या आया, 90 डिग्री, थीटा जब इक्वल 90 डिग्री के बराबर होगा तो ए बी आया, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आया, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और साइन 90 इक्वल टू 1 है, तो इसलिए ए बी जो है मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये 3 स्पेशल केस था, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, 90 डिग्री का हो मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जब दो वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये 3 केस याद रखिएगा बस, कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उन दोनों का भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का तो उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। बस इतना नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, हो गया। कुछ और पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, उसको ज़रा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। of vectors is not obey commutative law। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो कभी भी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, तो ज़रा देखिए, ये वेक्टर यहाँ बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर के बीच देखिए, वेक्टर ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए के से वेक्टर बी के तरफ हमें ले जाना है फिंगर को। तो फिंगर को जब कर्ल करेंगे वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ तो क्या आएगा, अगर वेक्टर ऐसे है
अगर दो वेक्टर ऐसे है तो इन दोनों के वेक्टर ए अगर ये है और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए पर हम फिंगर को रखते हैं और कर्ल्स करते हैं वेक्टर बी के तरफ कर्ल करते हैं फिंगर को, तो क्या होगा, थंब कहाँ ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है, तो थंब ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा है, मतलब जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा वो ऊपर की ओर होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। जरा दूसरा कंडीशन देखिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब क्या करना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो मतलब वेक्टर बी से वेक्टर ए के तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है राइट हैंड रखकर। अपने राइट हैंड को रखिए, वेक्टर बी पर रखना है अब, और वेक्टर बी पर अगर रखते हैं तो ऐसे तो रखेंगे तो ये उल्टा बड़ा वाला एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ से रखेंगे ऐसे कर्ल करेंगे तो यहाँ से कर्ल होकर यहाँ आना पड़ेगा, तो वो उल्टा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल हो जाएगा। हमें छोटा वाला एंगल लेना है, छोटे वाले एंगल के लॉन्ग कर्ल करना है फिंगर को, तो इस तरह से रखेंगे अपने हैंड को, इस तरह से रखेंगे वेक्टर बी पर और वेक्टर ए के तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। वेक्टर ए के तरफ ऐसे कर्ल करने पर क्या होता है, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, थंब नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गया। वो क्या हो गया, पहले से अपोजिट हो गया। तो मतलब इसका जो है मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, ए बी साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है एक दूसरे का। पहले कंडीशन में जब ए क्रॉस बी है तो डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा है, दूसरे कंडीशन में जब डायरेक्शन ए बी क्रॉस ए है तो नीचे की ओर आ रहा है। तो ए क्रॉस बी में डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड ऊपर की ओर, और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। बी क्रॉस ए में डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कभी नहीं होगा। मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये बिल्कुल सही होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्योंकि माइनस किस लिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो तो एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर होता है, निगेटिव वेक्टर उसको कहते हैं। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा इक्वल टू होगा निगेटिव और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नोट कीजिए, इसको हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर है तो ये बराबर होगा
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर सी। ऐसे हो सकता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसी को तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नोट कीजिए इसको। हो गया, एक पॉइंट और रह गया है बस। पॉइंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ इट सेल्फ इज जीरो। मतलब वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ करेंगे, मतलब एक ही उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ जब करेंगे तो ज़ीरो आएगा। मतलब आई कैप को जब आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जब जे कैप से करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आएगा। के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जब के कैप से करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा तो ज़रा देखिए, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों आएगा ज़ीरो। हो गया, ओके। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है। अब आई क्रॉस आई मतलब आई कैप का इसी के साथ, जे कैप का इसी के साथ और के कैप का इसी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई आएगा इंटू साइन थीटा। अब थीटा के जहाँ पर आई तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री साइन 0 का वैल्यू क्या आता है, 0। इसलिए आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 होगा। तो आई क्रॉस आई सेम का साथ जब क्रॉस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा वैल्यू, इतना याद रखिएगा। उसी तरह से जे क्रॉस जे का जो वैल्यू है, जे कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू जो है वो भी 0 आएगा। उसी तरह से के क्रॉस के का वैल्यू भी 0 आएगा। सिंपल है, इसको याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब सेम के साथ करते हैं तो वैल्यू 0 आता है, इतना याद रखिएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से पहले। हो गया। अब पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा आई के साथ आई के क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जे के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और के साथ के का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जरा देखते हैं आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या होगा, आई मॉड ऑफ आई कैप प्लस मॉड ऑफ इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा आई और जे के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया 1, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ज़्यादा देखते हैं। आई पर अपने राइट हैंड को रखिए और अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए जे की ओर। तो थंब बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर कौन सा एक्सिस है, बाहर की ओर जे के, बाहर की ओर जेड एक्सिस है। ये दोनों इस प्लेन में है और जेड एक्सिस बाहर की तरफ आया हुआ है, तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, तो इसीलिए इसका के कैब यूनिट देते हैं, यूनिट वेक्टर।
तो इतना याद रखिएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप होता है। उसी तरह से आप देखेंगे जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, तो जे कैप मॉड इंटू मॉड ऑफ के कैप इंटू साइन 90, तो इसके बीच भी साइन 90 डिग्री का एंगल है। जे कैप और के कैप के बीच साइन 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। और देखिए जे कैप देखिए ऐसे है, जे कैप जो है ऐसे है, ऊपर की ओर है, और के कैप क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। जे के ऊपर है, के कैप बाहर की ओर निकला हुआ है ना। देखिए जे के ऊपर है, के कैप बाहर की ओर निकला हुआ है। तो जे क्रॉस के यानी कि जे कैप ऐसे है और के कैप ऐसे है, ठीक है, के कैप ऐसे है। तो जरा देखिए, और आई कैप इधर की ओर है, इधर की ओर आई कैप है, ऐसे ऐसे आई कैप है, ऐसे के कैप है, और ये वो जे कैप है। तो जे कैप के तरफ हथेली को रखना है, अपने है राइट हैंड को जे कैप के तरफ रखना है, और के कैप के तरफ कर्ल करना है, फिंगर को कर्ल करेंगे तो किधर आ रहा है, आई कैप के तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा। तो इतना याद रखिए, जे कैप इन क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप होता है। उसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप कर दिए, तो के कैप क्रॉस आई कैप अगर कर देते हैं तो के कैप देखिए, के कैप ये तो वैल्यू आएगा के कैप आई कैप साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री वैल्यू आएगा। अब डायरेक्शन किधर होगा, देखिए के कैप इधर है, और क्या है आई कैप, के कैप इधर, आई कैप इधर, के क्रॉस आई, के इधर आई इधर, के क्रॉस आई, तो के के तरफ रखना है और आई के तरफ कर्ल करना है। किधर जा रहा है, जे के तरफ जा रहा है, जे कैप, तो ये हो जाएगा जे कैप का डायरेक्शन। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, और क्या माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू हो सकता है माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू क्या आएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या है, के कैप है, तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के कैप होगा, माइनस के कैप हो जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो उसको लिख सकते हैं माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कैप। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं इसको, इसका उल्टा कर देते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप जब करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जे कैप क्रॉस के कैप लिख सकते हैं। आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये आई कैप क्रॉस के कैप को उल्टा कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। अब यहाँ से जे कैप क्रॉस आई कैप अगर उल्टा कर दें, आई कैप क्रॉस जे कैप था यहाँ पर, इसको उल्टा कर दें जे कैप क्रॉस आई कैप, तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, इसका उल्टा के कैप क्रॉस, इसका उल्टा जब करते हैं के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, जो कि डीसी पांडे बुक में दिया हुआ, उसको जरूर पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप होता है। याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट बता रहा हूँ।
हो गया, नोट कर लीजिए। ये देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। ऐसे होता है, इसमें सब प्लस प्लस वाला आएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बिल्कुल, बस इसको नोट कर लीजिए पहले। बस अब इसी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए जरा, प्लस वाला में इसमें सब प्लस वाला आएगा, इसमें सब माइनस वाला आएगा। देखिए यहाँ से देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, जिधर जो एरो दिया हो उस तरह से करना है। आई क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। देखिए जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप। फिर यहाँ से देखिए, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। फिर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो कि डीसी पांडे बुक में दिया हुआ है, जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसमें, आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू आई क्रॉस के इक्वल आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू आई, फिर आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ऐसे होता है। अब माइनस वाला में जरा देखिए, ये प्लस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया। जब माइनस वाला में देखिए जरा, जैसे जैसे एरो दिया हुआ उस तरह से माइनस वाला में करेंगे। अगर के क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई होगा। देखिए के क्रॉस जे, यहाँ से देखिए आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जे आएगा, माइनस जे। आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। ऐसे होता है। ये सब माइनस वाला हो गया। तो इसको नोट कीजिए, इसको याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब जरा देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आपको, अगर
आपको पूछा है ए क्रॉस बी बताइए, ए क्रॉस बी कीजिए, तो कैसे कीजिएगा जरा करके बताइए अगर आता है तो। ए क्रॉस बी करना है, कैसे करेंगे ए क्रॉस बी, जरा करके देखिए। A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप के साथ। कैसे करेंगे, तो पहले A1 का A1 के साथ करेंगे, A1 A2 आई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो A1 इंटू A2 मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो केवल यूनिट वेक्टर में आई क्रॉस आई प्लस, अब करेंगे A1 का B2 के साथ मल्टीप्लाई, जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। A1 B2 कैसे करते हैं वही बताएंगे। A1 का B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस का साइन देंगे। फिर अब A1 C2 करेंगे, A1 C2 आई कैप क्रॉस के कैप, ऐसा कर दिए। मतलब इसके एक टर्म से इसके पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है और जो यूनिट वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर अब करेंगे B1 का A2 से, उसी तरह से B1 A2 क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जैसे जैसे उसी तरह से कीजिएगा। B1 A2 जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर B1 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। उसके बाद B1 C2 प्लस का साइन देंगे, B1 C2 बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अगर A1 B1 इन सब के जगह पर एक कुछ नोमेरिकल वैल्यू दिया हुआ होगा उसको इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो, ठीक है। अब देखिए B1 C2 B1 जे कैप है ना, तो जे कैप इन क्रॉस प्रोडक्ट के कैप, C2 के साथ के कैप है तो जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ से C1 A2 अब करेंगे, C1 का मल्टीप्लाई करेंगे A2 से, C1 A2 के कैप क्रॉस करेंगे आई कैप के साथ, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर C1 B2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 के कैप है क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ से C1 C2 के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप। अब जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब आई कैप क्या होता है, ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। आई कैप क्रॉस आई कैप ज़ीरो, तो पूरा टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए जे कैप क्रॉस जे कैप ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, होगा कि नहीं। और यहाँ देखिए के कैप क्रॉस के कैप, तो ये पूरा टर्म्स भी हो जाएगा ज़ीरो, तो ये टर्म्स ज़ीरो हो गया पूरा, ये टर्म्स ज़ीरो हो गया पूरा, ये टर्म्स ज़ीरो हो गया पूरा, ठीक है। अब डिफरेंट वाला देखते हैं।
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप। कहाँ लिखे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। A1 B2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप, के कैप हो जाएगा, प्लस ये हो गया A1 C2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये उल्टा जा रहा है माइनस में आएगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा A1 C2 आई क्रॉस के, उल्टा जा रहा है ना, आई क्रॉस के, इसमें तो उल्टा हो रहा है, तो इसमें आएगा माइनस वाला में, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस जे, तो माइनस जे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस पूरा हो जाएगा। अब देखिए A2 B1 A2 B1 A2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इसमें उल्टा जा रहा है, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, तो माइनस का साइन पड़ेगा, के कैप। ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। ये हो गया, ये जो बचा रह गया केवल उसको करना है, B1 C2 B1 C2 जे कैप क्रॉस के कैप, यहाँ देखिए जे कैप क्रॉस के कैप इसमें आ रहा है तो आई कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। फिर यहाँ पर देखिए C1 A2 C1 A2 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, तो क्या हो जाएगा ये जे कैप प्लस जे कैप हो जाएगा ये। यहाँ देखिए C1 B2 C1 B2 के कैप क्रॉस जे कैप, इसी को मैंने देखना है, के कैप क्रॉस जे कैप, इसमें उल्टा जा रहा है मतलब इसमें आएगा के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप हो जाएगा, तो माइनस का साइन पड़ेगा, क्योंकि माइनस आई कैप होगा तो पूरा को माइनस कर देगा, तो इसीलिए माइनस C1 B2 आई कैप हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है। हो गया कंप्लीट, ये इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसी टॉपिक पर बेस्ड जो है आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके अगले लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये इस वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उतना हम अभी नहीं कर सकते हैं, उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोक रहा हूँ। कल अगले लेक्चर में इसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो नीट में और जेईई मेंस में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए आप जो अपने नोट्स तैयार किए हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को रिवाइज कीजिएगा और आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।